चलो रेनिंग स्टार बनेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा आज की पूरी, अगर मार्केट रेनिंग स्टार बनाती है तो। ठीक है, माइनस से टेस्टिंग आई, आप देख सकते हो आई। यस। सो अगर रेनिंग स्टार बनाती है, क्योंकि ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आया है, ठीक है, उसका असर इसमें हमें देखने को मिला है। ठीक है, और जितनी इस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की विक है, ठीक है, जितनी इस ग्रीन कैंडल की विक है, उतना हमें मार्केट में रेड कैंडल की बॉडी हमें देखने को मिली है, उससे ज्यादा ही देखने को मिली। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, इसके बाद का रीजन कहलाता है वॉल्यूम बर्स्ट। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बर्स्ट से ज्यादा और भी मूव आ जाए जिससे मार्केट का उसी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, विच इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एग्जॉस्ट। और वॉल्यूम एग्जॉस्ट क्या बनाता है? एक ट्रेंड बनाता है, एंड यू आर सीइंग ए ट्रेंड लाइक दिस। देखा, ट्रेडिंग स्टार बन गया। यू हैव सून, इसको एफवीजी भी बोल सकते हैं। नो ब्रो, दिस इज नॉट एफवीजी। एफवीजी के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा, ये आपके लिए एफवीजी है, ये आपके लिए एफवीजी नहीं है, क्योंकि एफवीजी के लिए आपको ग्रीन कैंडल चाहिए। यहां तो है लेकिन यहां नहीं है। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अब हमें जो मूव देखने को मिला है वो बेसिकली रेनिंग स्टार का एक मूव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट में जो आपको रिटेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये वाली, ये बेसिकली आपको जो रिटेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये मिल रही है डाउन साइड वाली। अपसाइड वाली देखने को नहीं मिल रही है, डाउन साइड वाली। कैसे डाउन साइड वाली? कैसे? देखो होता क्या है, जब हमें रिटेस्टिंग अपसाइड के लिए चाहिए, कि हमें मूव को अपसाइड ले जाना है, तो उसमें क्या होता है कि जो कैंडल की बॉटम का एरिया होता है ना, वहां पर लाइन बनती है, उसमें नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, इसमें ऊपर से आया, तो इसका मतलब रिटेस्टिंग डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए, इसलिए मार्केट क्या कर रही है, अपने आपको डाउन साइड की रिटेस्टिंग दे रही है, अप साइड की नहीं दे रही है। ये देखो, जब इसमें बन रहा था, मैंने आपको तभी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं डाउन साइड की रिटेस्टिंग। अगर ये लाइन नीचे आ जाती है ना यहाँ पर, तो फिर ये ग्रीन, फिर ये रेड कैंडल नहीं बनती यहाँ पर, फिर रेड कैंडल नहीं बनती यहाँ पर, हिम्मत ही नहीं होती बनने की, क्योंकि इतना ज्यादा बुलिश प्रेशर आ जाता है मार्केट में। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट में एक भी बुलिश प्रेशर नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि रेड कैंडल के बॉटम पे एक भी लाइन नहीं आ रही। तो रेड कैंडल इंडिपेंडेंटली मार्केट में जो है पावरफुल तरीके से चल रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल के ऊपर लाइन्स आ रही है। अब जाके मार्केट में बुलिश प्रेशर आया है, रेड कैंडल के ऊपर आया है। अब देखो तख्ता पलट किसे कहते हैं, हुआ तख्ता पलट, एनगल्फिंग बनी। दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ एनगल्फिंग। ऐसे मार्केट में इन्वर्टेड प्रेशर्स आते हैं। एक लाइन, आज मैं आपको ये समझाऊंगा, ये विक का कैंडल विक प्रेशर का मतलब क्या होता है। एक लाइन क्या बता सकते हैं, तुम यकीन भी नहीं कर सकते। एनगल्फिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड तख्ता पलट। जब तक मार्केट में किसी भी अपोजिट कैंडल के बॉटम पे कोई लाइन नहीं आएगी, तब तक वो रिवर्स नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? दूसरा रीजन, ग्रीन कैंडल के ऊपर जो लाइन थी, वो अगली ग्रीन कैंडल के ऊपर हो गई छोटी। दूसरा रीजन ये भी है कि यहां पर जो बेरिश प्रेशर है वो कमजोर हो गया, और कमजोरी का फायदा बुलिश प्रेशर ने उठाया। उसी कैंडल में ऊपर की साइड मार्केट में जो है, जब बुलिश प्रेशर कम होता था, उसी कैंडल में अगली रेड कैंडल के बॉटम पे बेरिश प्रेशर लाते। अब देखो दोबारा से लौट रहे हैं ना, ये देखो अब दोबारा से बढ़ गया प्रेशर, तो अगली कैंडल भी देखो डाउन जा रही है। ठीक है, दोबारा से बढ़ गया प्रेशर, फिर से देखो डाउन जा रही है। वही रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, वही देखो दोबारा से बढ़ गया, सेम सेम एग्जैक्ट सेम। लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, यस, एनगल्फिंग करी, एनगल्फिंग करके ऊपर की बॉडी पे बेरिश प्रेशर आ गया एकदम से दोबारा से। एंड नाउ वी हैव अगेन, और इस बार इतना लंबा मूव क्यों आया? पता है क्यों आया? क्योंकि इस बार जो पहले वाली जो लाइन थी उससे भी ज्यादा पावरफुल लाइन है, इसलिए ऐसा है। एंड नाउ अब देखते हैं इसके, देखो फिर से यहाँ बुलिश प्रेशर खत्म हो गया, जीरो, सारे के सारे बाइंग पावर खत्म। खत्म, जिन्हें तुम दूसरी भाषा में कहते हो सारे के सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, वाले कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे बाइंग पावर खत्म। अब एक भी बाइंग पावर नहीं, अब देखो इतनी स्मूथ आ रही है नीचे। ठीक है, समझे? समझ आ रहा है ये सब? समझ रहे हो? हमें जरूरत नहीं है ब्रेकआउट्स की, उसकी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने वो अगेन रिपीटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। देखो इस इन्वर्टेड हैमर ने मार्केट को गिराया, तो इस इन्वर्टेड हैमर का रिपीटेशन शुरू हुआ, इसने भी दोबारा और पावरफुल रीजन से गिराया। रिपीटेशन स्ट्रक्चर अगेन रिटेस्टिंग जिसे हम बोल सकते हैं। देखो एक तो रिटेस्टिंग ये हो गई, एक रिटेस्टिंग ये हो गई। तो जब भी मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बनता रहेगा, मार्केट की रिटेस्टिंग होती रहेगी। और जब तक इसके अंदर बॉटम पे शेडो नहीं आएगी ना, उतनी बड़ी लंबी लाइन, जितनी लंबी लाइन ग्रीन कैंडल के ऊपर बनी, तब तक जो है मार्केट को ऊपर से रिवर्स नहीं कर। इन्हीं को चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, इसी को तो चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। और किसको कहते हैं? यो लेकिन था तो एफवीजी था ना। एफवीजी का यूज क्या हुआ यहाँ बताओ? डायरेक्ट क्रॉसिंग है एफवीजी की। भाई एफवीजी का यूज क्या है? एफवीजी का यूज क्या है यहाँ पर बताओ मुझे? यूज है कुछ एफवीजी का? फेयर वैल्यू का यूज है? यूज बता दो मुझे कि हाँ भाई यहाँ यूज है एफवीजी का, तगड़ा वाला यूज है। कुछ भी यूज नहीं है भाई। अब ठीक है, कोई मुझे भाई यूज बता दो कि हाँ भाई एफवीजी का ये यूज है। यहाँ पर एक भी यूज में यूज ही नहीं मिलेगा, एफवीजी का काम ही नहीं करेगी।
एफवीजी बनने के लिए कैंडल्स का फॉर्मेशन भी एफवीजी जैसा होना चाहिए। देखो फेयर वैल्यू गैप अगर आपको अच्छे से काम करवाता हुआ देखना है तो आपको आईएफसी के साथ उसको यूज करना पड़ेगा। आईएफसी की जो फॉर्मेशन होती है मैंने हर बार आपको बताया कि भाई एक छोटी ग्रीन कैंडल चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए और फिर छोटी ग्रीन कैंडल चाहिए। आईएफसी का काम मतलब फेयर वैल्यू गैप का काम ऐसे हो सकता है। ये तीनों कैंडल्स की एक डिजाइन चाहिए होता है एफवीजी को एक्यूरेटली काम करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो एफवीजी का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा और इस कंडीशन में सिर्फ मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बनते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बनता है। ठीक है, एफवीजी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ना तुम ओबी यूज कर सकते हो ना तुम एफवीजी यूज कर सकते हो, कुछ नहीं। एसएमसी का एक प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते तुम यहाँ पर, एक भी यूज नहीं कर सकते, कुछ भी यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ऑर्डर ब्लॉक कभी भी माइनॉरिटी कैंडल्स के अंदर नहीं बनता, पहले तो ये समझो। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन नहीं सकता क्योंकि माइनॉरिटी कैंडल कौन सी है यहाँ पर। ऑर्डर ब्लॉक के लिए कम से कम जो कैंडल है वो सबसे बॉटम पे तो चाहिए, और सबसे बॉटम पे कैंडल ये है। इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक लोगे तुम, वो भी इतनी सी रेंज की मार्केट में, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब क्या हो रहा है हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है। क्यों उठा रहा है हैंगिंग मैन मार्केट को? क्योंकि हैंगिंग मैन जो रेड कैंडल है उसके बॉटम पे मार्केट में बुलिश प्रेशर आया जो अब तक आ नहीं रहा था, और अब मार्केट में जो ग्रीन कैंडल है उनके ऊपर मार्केट में बेरिश प्रेशर खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया, एंड नाउ मार्केट रिवर्स्ड। गॉट इट? समझ गए? विच इज आल्सो नोन एज द पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। व्हेन बुलिश एंगल्फिंग उसके साथ जब किसी मारू बाजू के साथ एक हैंगिंग मैन होता है तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, पता है ना? यस, सो यू आर वाचिंग दिस नाउ। अब यहां पर जो डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसका मार्केट क्या कर रही है? 50% यूज करने की कोशिश कर रही है, 100% यूज करने की कोशिश कर रही है, ये तो डिपेंड करेगा। सैटरडे संडे वैसे ही एक्यूरेट काम नहीं करते सप्लाई डिमांड, इसलिए मैं वो यूज नहीं करने वाला, वो मैं यूज नहीं करूँगा हर पॉइंट पे। मैं बस आपको यहाँ प्रेशर्स का वो बताऊँ क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। सो गाइस चलते हैं आज के उसके बारे में। यहाँ तक मुझे समझाना था आपको, मैंने समझा दिया। लाइव मार्केट बिल्कुल जैसा आपको बताया, देखो मार्केट वैसे ही अपने आपको चला दिया। चलो गाइस आज का टॉपिक करते हैं हम चालू। मैं एक बार यहाँ पर ना वो लगाता हूँ, रुको एक मिनट, ये एरिया है, ठीक है, परफेक्ट। चलो सो आज का टॉपिक देखो, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये बेसिकली रिवीजन ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है क्योंकि मैंने इसे जुलाई में समझाया था, जब जुलाई लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब मैंने समझाया था। बट मैं आज थोड़ा सा इसको खोल के बताऊंगा तो तुम भी अपना दिमाग थोड़ा सा खोल लेना, क्योंकि आधे लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा। अब अपने 20 मिनट मुझे दे दो गाइस, कोई कुछ नहीं लिखेगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बाद में बोलना, बीच में डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं डिस्टर्ब हो गया तो पता नहीं तुम्हें क्या समझा दूंगा। बुलिस की जगह तुम्हें बफेलो प्रेशर समझा सकता हूँ, इसलिए मुझे बीच में से मत टोकना। ओके ओके चलो। सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ आपको एमएमसी का CWT, जो किसके अंदर आता है? वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। ठीक है, देखो ये बेसिकली एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी के बारे में सब लोग जानते हैं, लिक्विडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे होता है, ध्यान से समझना है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं कैंडल विक प्रेशर्स का। आज का टॉपिक है आपका, ऑलरेडी मैं लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता चुका हूँ, इसका लिंक मैंने लाइव चैट में डाला हुआ है, वहां जाकर देख सकते हो। सारे एनालिसिस भी मेरे वहाँ पोस्ट होते रहते हैं। कैंडल विक ये मैंने तब क्रिएट करा था जब मैं कैंडल्स के विक्स के बारे में स्टडी कर रहा था, तब मैंने इसको इसका नाम दिया था इसकी एक्टिविटी के हिसाब से। होता क्या है देखो, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। एक कैंडल होती है वो बहुत कुछ कहना चाह रही होती है। जैसे कि एक हमारे सामने कैंडल है, ऐसे करके देखो, ये जो कैंडल है ना ये उन एलिमेंट्स की तरह है, साइंटिफिक भाषा में अगर बात करूं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये जो भी आपके सामने बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? एक मारोबोजू बोलते हैं। ठीक है, ये वो कैंडल होती है जिसका मार्केट में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई मतलब नहीं मार्केट में। तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, इसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। ठीक है, अगर ये बन गई ना, और अगर तुमसे कोई कह रहा है कि ये ग्रीन है तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये ग्रीन ये रेड है तो मार्केट नीचे जाएगी, तो वो तुम्हारा बुद्धू बना रहा है, क्योंकि इसके पास इतनी औकात ही नहीं है कि ये कुछ कर सके। इसमें ना तो आपको कोई बुल प्रेशर दिखेगा, कुछ भी बुल प्रेशर नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है ना ऊपर नीचे। ना तो इसमें आपको बियर प्रेशर दिखेगा, लाइन है इसमें ऊपर से नहीं है, मतलब ऊपर की विक है, ऊपर की विक नहीं है ना, तो कोई बुल प्रेशर नहीं है, कोई बियर प्रेशर नहीं है। तो तुम कैसे बता रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी अगर ये ग्रीन है? तुम कैसे बता रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी ग्रीन है, रेड है? ठीक है, तो ये जितनी बड़ी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अंदर लाइन नहीं है ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। क्योंकि ये कैसी होती है, ये उनकी तरह होती है जो तुम्हारे बॉल्स होते हैं ना, वो बॉल्स होती हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा, आपने कई लोगों ने उसमें खेला होगा, ऐसे करके बॉल्स ही होती है और फिर उसमें बॉल फेंकते हैं और ये सारे के सारे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी तरह होती है। अगर एक बॉल इसको छू देगी तो सारे के सारे गिरने लग जाएंगे। ये मारूबोजू तरीके से काम करती है। ठीक है, मारूबोजू तरीके से काम करती है। तो अगर यहाँ मारूबोजू बनी जा रही है ना तो मारूबोजू बनती जाती है। और ये होने के सिर्फ 20% चांस होते हैं मार्केट में, बस, कि अगर एक सही से बॉल लग गई ना मार्केट इसमें, अगर एक मारूबोजू ग्रीन है और अगर ये बॉल है मार्केट का, मान के चलो ये बड़ा सा इन्वेस्टर है,
और इसने ऐसी चाल चली कि इसने एक मारूबोजू लगाया और सारे के सारे मारूबोजू बनने लगे, यानी कि ये गिरने लगे और यहाँ मारूबोजू बनने लगे। ये होने के 20% चांस है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब एक बार ये, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अगर बॉल मारो तो एक गिरेगा सिर्फ, हर बार थोड़ी 4 के 5 के 6 के हर बार गिर जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ट्रेडिंग की दुनिया में भी, मतलब एनालिसिस की दुनिया में भी, चार्ट की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। हर मारूबोजू अपने बाद 6-7 कैंडल नहीं बनाती ग्रीन, हर बार 6-7 कैंडल रेड नहीं बनाती वो, तो इसके पास इंडिपेंडेंटली कोई पावर नहीं होती। यहाँ पर जापानीज ने एक चीज इन्वेंट करी थी जिसका नाम बोला था उन्होंने विक्स, क्योंकि इससे पहले इसको सिर्फ हाई लो बोला जाता था। अगर यहाँ पर प्राइस है तो हाई, फिर मार्केट नीचे आ गई तो लो, इस तरीके से होता था। फिर ऐसी मार्केट चलती रहती थी, ऐसी चलती रहती थी, उनके अंदर लाइन नहीं होती थी। तो इस छुपे हुए प्रेशर को करने के लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज करा विच इज नोन एज द विक, और ये ही विक बताती है मार्केट में उसी कैंडल के अंदर उसकी डायरेक्शन को, अगली डायरेक्शन को। ये सिर्फ उसकी एक लाइन बता देती है, बस सिर्फ एक लाइन। और आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, किस कैंडल में इसकी कितनी वैल्यू होती है, लोकेशन के हिसाब से ये बनती कहाँ पर है, क्योंकि इसका भी एक तरीका होता है, हर जगह नहीं बनेगी कि ये आपको मिडल ऑफ द हाउस में लग रही है तो फेक भी हो सकती है, बॉटम में बन रही है तो रियल भी हो सकती है, टॉप में बन रही है तो रियल हो सकती है। यहाँ तक समझ आया सबको गाइस? यहाँ तक समझ आया पहले कि मारूबोजू का, मैंने मारूबोजू से एग्जांपल आपको दिया था क्योंकि ये ऐसी है जिसके अंदर होता कुछ नहीं है। समझ आया सभी को यहाँ तक? ओके, तो अब मारूबोजू को देख के ये मत कहना कि भाई ये तो ग्रीन है तो मैं तो ऊपर चला जाऊंगा, ये तो रेड है तो मैं नीचे चला जाऊंगा, ऐसे नहीं होता कुछ भी। बिग बार इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बिग बार। बेशक इसके अंदर वॉल्यूम ठूस के भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास कोई अपनी कोई बाहर की शक्ति नहीं होती। ठीक है, आगे कंटिन्यू किया जाए। ओके, सो ये CWP के अंदर जो प्रेशर्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम लोग यूज करेंगे पहले शेडोज के बारे में। अब ये शेडोज क्या होती है? देखो, जो कैंडल के नीचे की लाइन होती है ना, उसे शेडोज कहते हैं। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें, जैसे हमारे पास एक बुल की कैंडल है, बुलिश, सॉरी, ठीक है, हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल में क्या होगा, ऐसे करके कोई भी कैंडल है, और अगर हमारे पास उसकी नीचे की लाइन है तो इस लाइन को हम लोग शेडो कहते हैं। इसको विक नहीं कहते, क्योंकि ये मोमबत्ती की तरह नीचे छुपी रहती है। जैसे मोमबत्ती होती है ना, असली मोमबत्ती कैसी होती है, उसकी ऊपर की लाइन को हम विक बोलते हैं, जो जलती है, जो दिखाती है कि मैं रोशनी हो सकती हूँ, और नीचे की जो लाइन होती है वो होती है इसके अंडर वाली, लेकिन वो छुपी रहती है नीचे की साइड, तो उसको हम शेडो कहते हैं। तो ये शेडो होती है नीचे की लाइन में। अब इसका मतलब क्या होता है? यही तो मतलब है इसका, जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती मार्केट में, उसको हम लोग एक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो दिखाई देती है उसे हम लोग रिवर्सल का नाम देते हैं। अगर इसके ऊपर लाइन बन गई तो उसे हम शेडो नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे विक। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर की साइड की, उसे हम लोग बोलेंगे विक। ग्रीन कैंडल की मैं अभी बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क होता है, रेड कैंडल में रिवर्स हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखो, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर दोनों इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों ऊपर की साइड, ये भी और ये भी, ये दोनों सेम साइज की है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पिनिंग टॉप बन जाता है अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो। क्या बन जाता है? स्पिनिंग टॉप। अगर ये दोनों लाइन सेम है तो ऐसा होता है, ऊपर की और नीचे की, ऊपर की भी नीचे की भी, तो एक स्पिनिंग टॉप का कैंडल स्टिक पैटर्न बाहर निकल के आ जाता है। और ये करता क्या है, इसकी भी कोई औकात नहीं होती। अभी मैं तुम्हें वो नहीं बताऊं जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है, ये वो कैंडल है जिसके पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग एक कैटेगरीज में रखते हैं जिनको हम बोलते हैं डुअल डायरेक्शनल। और इनकी डायरेक्शन वहां होती है जहां इसके अगली कैंडल बॉडी किसी नीचे या ऊपर की साइड क्लोजिंग करती है। एग्जांपल के तौर पे कैसे, ये है, अब यहां पर मैं तुम्हें स्पिनिंग टॉप बना के दिखाता हूं। ये हमारे सामने स्पिनिंग टॉप है, इसके कलर से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने यहां पर तुम्हें ये जो है ब्लैक में दिखाया, इसके कलर से कोई मतलब नहीं है। अगली कैंडल ग्रीन बन गई मान लो, और यहां से मान लो ये कैंडल ग्रीन बनती है अगली, ये इसका हाई है, और अगली कैंडल ग्रीन बनती है, और ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है। बस अब इसके पास डायरेक्शन आ गई, क्योंकि ये एक आत्मा की तरह होती है, इसे शरीर चाहिए होता है। और जब शरीर मिल गया ना इसे, इससे बड़ा वाला, तो इसके ऊपर झपट्टा मार देती है, फिर उसकी तरह काम करती है, यानी कि पैरासाइट बन जाती है एक तरह से, खून चूस लेती है उसका। मार्केट विल फ्लोट लाइक दिस। ऐसे कंडीशन में ऐसा पैटर्न आपको कहां मिलेगा? ऐसी कंडीशन में जब मार्केट ऊपर की साइड बुल कैंडल बनाती है तो ये कैंडल होती है रेड, और इन दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग ऐसे बनती है। और बुलिश एंगल्फिंग में अब यहां पर जो मार्केट में प्रेशर जनरेट होता है वो इसका होता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दें, मान लो यहां पर अगर हम स्पिनिंग टॉप को और साथ ही साथ ग्रीन कैंडल को, स्पिनिंग टॉप तो रेड कलर की है ऑलरेडी टोल्ड, तो रेड कलर का हिस्सा ग्रीन कलर के इस हिस्से को लिक्विडेट कर देगा, खा जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा? ऊपर का ग्रीन हिस्सा, ऊपर का ग्रीन हिस्सा, और नीचे का हिस्सा बन जाएगा एक लाइन में। अब यहां पर हमें लग रहा है बुलिश प्रेशर, दैट्स व्हाई मार्केट मेक्स ए हैमर। यहां इस तरीके से ये हैमर इसके अंदर बना रहता है, और फिर यहां से मार्केट अपने आप को ऊपर इसीलिए लेके जाती है। समझ आया?
हैमर कैसे बनता है, छुपा कैसे रहता है वो इसके अंदर, टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स मत समझो अभी कि यहाँ कंसोलिडेट कर जाएगी, डायरेक्ट अभी समझने की कोशिश करो। ये डायरेक्ट रिवर्सल वाले कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। दोनों कैंडल ग्रीन नहीं हो सकती ना, यहाँ तक समझ आ गया। अगर दोनों कैंडल ग्रीन है तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसमें, तब ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं मानी जाएगी। तब तो ये सिंपल ग्रीन ग्रीन है तो हम क्या बोलें इसको भाई, ग्रीन एक कैंडल बन जाएगी बड़ी वाली जो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ग्रीन हो, है ना, उसमें क्या कौन सा, फिर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं मानी जाएगी, लेकिन मूव इसका अपसाइड दिखेगा, क्योंकि जहां पर ये कैंडल फिल कर देती है मार्केट में, मूव वहां जाए। देखो इसका भी परसेंटेज है, कोई भी कैंडल हमेशा 100% काम नहीं करती स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, उसकी लोकेशन भी मैटर करती है। देखो ये ऊपर तभी जाएगी जब ये किसी की पॉइंट पर होगी, डिपेंड करता है कि ये किसी सपोर्ट पर है, ठीक है, या फिर किसी रिटेस्टिंग लेवल पर है, तभी आपको ऐसा कोई मूव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बन जाएगी तो 100% काम करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर। दूसरी चीज, अभी ये मत समझो कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेड के कॉन्सेप्ट से संबंध है, मैं तुम्हें विक्स का बता रहा हूँ, तुम ये पूछ रहे हो यहाँ ये हो गया मैं वो हो गया, ऐसे मत पूछो। सिंपल समझो अभी चीजों को, बिल्कुल सिंपल, तभी तुम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, पहले सिंपल समझो कि हाँ अगर ऐसा हो गया ठीक है, मान लिया ऐसा हो जाता है। अब अगर यहां पर अब अगर यहां पर ये कैंडल की बॉडी है, ठीक है, कैंडल की बॉडी, इसमें ऊपर की लाइन लाइन लगी हुई है, ठीक है, ऊपर की साइड लाइन लगी हुई है, और ये जो कैंडल है ये है ग्रीन, ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है इसमें ऊपर की साइड से जो बॉडी खाती है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप करना, लिक्विडिटी स्वैप हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पर अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो मार्केट में अच्छी खासी भरी हुई कैंडल स्वैप हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ यही हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है, बेयरिश प्रेशर लग रहा है। ये इस तरीके से शो करने की कोशिश करिए। ऐसा तब होता है जब मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम खत्म हो जाए, सिंपल भाषा में समझो, ग्रीन वॉल्यूम खत्म हो जाए, इसकी बॉडी को खा जाए, और अगर ये असर अगली कैंडल में रेड बॉडी पे नजर आता है, यानी कि अगर मान लो इसने इसको खाया, कैंडल चेंज हो गई, कैंडल का टाइम खत्म हो गया और अगली कैंडल इस तरीके से बन गई, तो मार्केट में ये प्रेशर यहां पर इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है और ये पूरी की पूरी कैंडल रेड हो जाती है। दैट्स हाउ ए बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म, इस तरीके से मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग बनती है। इसके अलावा जो बेरिश एंगल्फिंग बन गई उसके फेक होने के चांसेस ज्यादा है, इसके अलावा अगर बेरिश एंगल्फिंग बन गई उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरीके से जैसे यहाँ पर भी, यहाँ तो वॉल्यूम फ्लिप का कॉन्सेप्ट है, सॉरी मतलब यहाँ तो जो है हाई और लो के बेसिस पे होता है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो बॉडी है पहले वाली, उसमें नीचे से प्रेशर आ जाए, ठीक है, उसमें नीचे से प्रेशर आ जाए, और अगर ये कैंडल ग्रीन है, ध्यान से समझना तुम इसे, अगर ये कैंडल ग्रीन है और यहां पर मार्केट में हैमर की तरह नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस कंडीशन में भी मार्केट ने अगली कैंडल में अपने आप को इस तरीके से रिजेक्ट करके दिखाया और अगली कैंडल ने इस हैमर को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी मार्केट, ऐसे कंडीशन में मार्केट लौट के दोबारा आएगी, और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स में ये होता है कि एक बार अगर कोई ऐसा पैटर्न फेल हो जाए जो बुलिश था, तो वो दोबारा लौट के जरूर आता है, उसी के जैसी कैंडल हमें जरूर देखने को मिलती है, फिर दोबारा से यहाँ हमें हैमर देखने को मिलता है। बेसिकली वो हैमर की पावर को खत्म करके खुद हैमर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं, और ये हैमर पहले वाले हैमर से ज्यादा पावरफुल होता है, और फिर मार्केट में हमें मूव देखने को मिलता है। देखो ऐसी मैं तुम्हें सिचुएशन बताऊं तुम्हें कैसे देखने को मिलती होगी, जब तुमने ट्रेड लगाई, ट्रेड लगा के मार्केट ने तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करा और फिर थोड़ा सा नीचे जाके फिर रिवर्स करके तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया, ये वो चीज होती है, इसको हम हैमर आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। समझ आया। कभी कभी आपको यहाँ हैमर ना मिलके बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलेगा, मतलब बुलिश एंगल्फिंग कैसे भाई, वही जो मैंने आपको बताया, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, या फिर इसकी जगह आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ऐसी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिलेगी, इसके बाद ही डायरेक्ट बिना स्वीप वाली डायरेक्ट यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी और फिर अपने आप को ऐसे बना दी। और अगर इन दोनों कैंडल्स को आप कंबाइन कर दोगे तो आपको एक हैमर ही नहीं, घूम फिर के हैमर ही मिलना है, कहने का मतलब ये है घूम फिर के हैमर ही मिलना है। इन दोनों कंबाइन कर दोगे, ऊपर की बॉडी बचेगी और नीचे की लाइन आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे करके ये बॉडी बचेगी ऊपर की, और ये दोनों के दोनों अगर ऐड कर दोगे तुम तो यहाँ लाइन आ जाएगा, इसको हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। इस कंडीशन में इसे हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, देखो ये बेसिकली सपोर्ट लेवल पे होते हैं, सेंटर लेवल पे नहीं होते, रीटेस्टिंग लेवल पे होते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी हो जाएगा, रीटेस्टिंग लेवल पे होते हैं, सेंटर लेवल पे होते हैं, वहां आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, देखो हैमर, हैमर को फेल करा और खुद हैमर बन गया। और दिखाता हूँ मैं आपको, गोल्ड पे चलते हैं।
बॉटम देखो, बॉटम कहाँ पर है मार्केट का, ये रहा बॉटम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और बॉटम पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो, ये देखो, हैमर, हैमर को फेल करा और खुद हैमर बन गया। कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ डायरेक्ट उसी कैंडल की बात होगा, कई सारी कैंडल्स भी बन सकती है, लेकिन रीजन वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। इसका मतलब है कि रिपीटेशन रिपीटेशन होता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो दोबारा से वही घूम के वापस आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो विक होती है वो इस तरीके से काम करती है, काम तो करती है वो, ऐसा नहीं है काम नहीं करती, काम करती है वो, काम जरूर करती है, ऐसा नहीं हो सकता काम ना करे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ऐसे सिंपल सिंपल तो बन के कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में तो जो है कोई भी बंदा सॉल्व कर लेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने जहां पर ऐसी कैंडल बने और ये जो कैंडल आपके सामने वो बेसिकली ग्रीन है, ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल फिर ग्रीन बनती है, ठीक है, थोड़ी सी मैंने कमजोर बना दी, सॉरी उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसकी हल्की फुल्की लाइन आप देख सकते हो बनी हुई है, ठीक है, ऐसे करके, ये भी एक ग्रीन कैंडल है। और अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को इसके ऊपर क्लोज नहीं करा, लेकिन लेके जरूर गई थी, ठीक है, लेके जरूर गई। तो इसने क्या करा, इस इन्वर्टेड हैमर का हाई तोड़ दिया, यानी कि इन्वर्टेड हैमर पे मान लो यहाँ पर मैं सेल लगाने के लिए बैठा था, तो मेरे सेल का जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया। तो जैसे यहाँ ऐसा होगा, यहाँ पर एकदम से मार्केट में जो विक्स होंगी ना वो बहुत लंबी बनेंगी, ठीक है, वो लंबी बहुत बनती है, और इसी जगह से मार्केट में ज़्यादातर कंडीशन में मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। यहीं से फिर मार्केट रिवर्स करना शुरू करती है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनवर्स गैपिज्म, क्योंकि जो ये एरिया बच जाता है मार्केट का, ये जो एरिया बच जाता है जहां पर मार्केट अपनी कैंडल की बॉडी नहीं बना पाती, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इनवर्स गैपिज्म, क्योंकि ये मार्केट को रिवर्स करता है। ये गैपिज्म के कॉन्सेप्ट में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर अगर मार्केट ने एक भी नहीं करा, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल होती है इसी पे एंट्री होती है, बस इसी कैंडल पे एंट्री होती है, इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होता है, और मार्केट मूव लाइक दिस, सेम जैसे बॉटम पे होता है ऐसे टॉप पे होता है। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर आपको मार्केट में इन्वर्टेड हैमर ही देखने को मिलेगा, अगर आप कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो देखने को मिलेगा, वरना घूम फिर के तुम्हें इन्वर्टेड हैमर ही देखने को मिलेगा, और वही रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट में जब ऐसे करके ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी, जब दोबारा नीचे आएगी ना, तो आपको इन्वर्टेड हैमर ही देखने को मिलेगा, वही मार्केट की रीएंट्री होती है दोबारा नीचे जाने की, जिसे हम लोग मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, और वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता चला जाता है। अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बन गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग, ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखो इन्वर्टेड हैमर की तरह बना हुआ है, इसमें जो नीचे की लाइन है वो ऊपर की लाइन से छोटी है ना, ऊपर की लाइन बड़ी है। तो यहाँ पर आपको मैं ऊपर की लाइन का एरिया दिखाता हूँ, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब ये इतना सा भी एरिया बच गया ना, गैपिज्म क्रिएट कर देता है, इतना सा भी एरिया बच गया ना फिल करने से, हल्का सा भी एरिया बच गया इस इन्वर्टेड हैमर का, जस्ट लाइक दिस एरिया, यहाँ पर ये जो आपके सामने इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, धड़ाक से नीचे एकदम ऐसा होता है। हर बार इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती, हर बार इतनी बड़ी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। समझ आया सभी को? तो ज़्यादातर केसेस में इसी तरीके से होता है। और बाकी देखो, बाकी जो क्या है, बाकी इसके अंदर वही वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे की साइड का एरिया फिल करती है या बॉटम की साइड का एरिया फिल करती है, ऊपर का फिल करती है, जहाँ रिजेक्ट कर देती है वहाँ रिजेक्शन रूल लागू हो जाता है। गॉट इट, गॉट इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल रूट्स के बारे में, एक एक सिंगल कैंडल मैंने आपको समझा दी, अब मल्टी कैंडल रूट्स के बारे में समझो क्या होता है। देखो अब मैं आपको कैंडल विक प्रेशर्स के अंदर कैंडल रूट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इससे क्या देखो, ये मल्टीपल कैंडल्स के बेसिस में एसएमसी की भाषा में इन्हें इंड्यूसमेंट कहते हैं और हम इन्हें कैंडल रूट्स कहते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। जब मार्केट नीचे गिरती है और फिर ऊपर जाती है और फिर यहाँ पर अटक जाती है यहाँ अटक जाती है बेचारी, है ना, बेचारी अटक जाती है। और अगर यहाँ अटक जाए और यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, जैसे कि अभी मैं कलर नहीं बता रहा आपको, बस आपको एक तरह से जो शेप बता रहा हूँ, यहाँ पर कैंडल्स प्योर बन रही थी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट में ऊपर की साइड से लाइन बनती जा रही थी, छोटी थी, और फिर बॉडी भी छोटी होती जा रही थी, और भी ज़्यादा छोटी होती जा रही थी, और फिर यहाँ पर मार्केट में एकदम से बॉडी छोटी होने लग गई, ऊपर की साइड का लाइन छोटी होने लगी और नीचे से लाइन बढ़ने लग गई, एकदम बढ़ने लग गई। और फिर यहाँ पर मार्केट में फिर ऐसा होने लग गया, ऊपर से बढ़ने लग गई, नीचे बढ़ने लग गई, और फिर यहाँ पर ऐसे डोजी बनने लग गई। अब ऐसी मार्केट में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको बस एक चीज़ नोटिस करनी है कि जिस साइड की जो लाइन्स हैं वो जितनी बड़ी होंगी, मार्केट में उस साइड मूव आने का सबसे पहला रीजन, सबसे पहला वही होगा, सबसे पहले वो यही करेंगे। होता क्या है इस कंडीशन में, जब ऐसा बन जाता है, जब ऐसे जो है यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर मार्केट में एक तरह से बुलिश प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा है यहाँ पर बुलिश प्रेशर, ऊपर वाले बेरिश प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, ऊपर इतना नहीं जितना नीचे। तो मार्केट में ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, वो अपने आप को पहले ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे गिर देती है।
ये तब होता है जब मार्केट में प्रेशर एक साइड ज्यादा होता है, पहले उसको फुलफिल करती है, फिर ऊपर वाले को फुलफिल करती है। यानी कि लॉस तो दोनों लोगों का बना देती है, दोनों तरफ के लोगों का लॉस कर देती है। कहने का मतलब अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस पूरे रीजन को एक रेड ट्रैप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रेड ट्रैप में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस कंडीशन में पहले वो एक उस साइड जाती है जिस साइड ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसे प्रेशर बॉटम पे ज्यादा पड़ता है तो वो प्रेशर ऊपर की साइड लेके जाएगी, लेकिन आती जरूर है नीचे। ऐसा नहीं हो सकता वो आएगी नहीं, आएगी जरूर। ठीक है, अब ये कहां देखने को मिलते हैं ऐसी चीजें, आपकी प्यारी और हमारी प्यारी इंडियन मार्केट में। इतनी प्यारी मार्केट में आपको ये सुंदर सुंदर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और आप समझ जाओ उनके अंदर कैसे सॉल्विंग की जाती है। इंडियन मार्केट में यही होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे दोनों साइड से जो है मार्केट में जल्दी जल्दी बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग हो जाती है, और इसी वजह से मार्केट में कैंडल्स में ज्यादातर स्पिनिंग टॉप्स, शैडो, विक्स देखने को मिलती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हाईली वोलेटाइल मार्केट में यही होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो मार्केट जल्दी बाय सेल करे, बाय भी करे सेल भी करे। मोमेंटम मार्केट अलग होती है, मोमेंटम होता है जब एक ही साइड मार्केट मूव करती जाए, मूव करती जाए, मूव करती जाए। ठीक है, मूव करती जाए। मोमेंटम मार्केट अलग हो, जैसे हमारी गोल्ड है, हमारी गोल्ड मोमेंटम मार्केट है। जैसे हमारी क्रिप्टो है, हमारी क्रिप्टो बिटकॉइन सॉरी, वो मोमेंटम मार्केट है। वो वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल का मतलब अलग होता है। वोलेटाइल वो होती है जिसके अंदर बाय सेल बहुत जल्दी हो जाए। वोलेटाइल का मतलब ये नहीं है यूं 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 ऐसे वाली वोलेटाइल मार्केट नहीं होती। ये चुपचाप चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी चुपचाप, और जब मौका मिलेगा किसी को 9 10 9:30 एकदम नीचे गिर जाएगी, 5 रुपए का प्रीमियम 500 पहुंच जाएगा किसका सेंसेक्स का, और फिर एकदम वापस आ जाएगी, फिर चुपचाप हो जाएगी, एकदम फिर चुपचाप हो जाएगी, लॉस कर फिर एकदम ये इनमें होता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ इसका एक ही आंसर है भाई, दूर रहो। समझ आया? चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से काम करती है। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। ये देखो, यहाँ तुम्हारे सामने सिंपल साफ सुथरा सा एग्जांपल है। देखो यहाँ, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पर मार्केट जब उठ रही थी तो ऊपर की साइड प्रेशर कम से मतलब पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, और फिर एकदम से देखो ऊपर भी बढ़ता गया नीचे भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन नीचे का प्रेशर यानी कि नीचे की जो लाइंस हैं वो ऊपर की लाइन से बहुत बढ़िया, यानी कि मार्केट पहले क्या करेगी, प्रेफर क्या करेगी, पहले अपने आप को ऊपर जाना प्रेफर करेगी, फिर नीचे आएगी, और वो इतना नीचे आ जाएगी कि सारे के सारे प्रेशर्स को पहले डिलीट कर देगी, फिर एक नया मूव देगी। तो असली मूव कहां से जनरेट होता है? असली मूव तब जनरेट होता है जब दोनों साइड के प्रेशर्स को मार्केट डिलीट कर देती है और एक रेड ट्रैप से बाहर आ जाती है। उसी रेड ट्रैप का हमारा रिवर्सल होता है, उसी रेड ट्रैप को तो पकड़ते हैं हम लोग, ये तो होता है। ठीक है, समझ गए गाइस क्या कॉन्सेप्ट है सारा? ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से काम करता है। जैसे मैं आपको निफ्टी में लेके चलता हूँ। ठीक है, निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादातर होता है ऐसा। देखो यहाँ पर, देखो ये भी वही सेम चीज है। मल्टीपल हमें मूव चाहिए तो ज्यादातर विक्स हमें देखने को मिलेगी। देखो इसमें बॉटम पे विक्स ज्यादा है, ज्यादा ही मोटा हो गया। ठीक है, बॉटम पे विक्स ज्यादा है, विक्स ज्यादा है, तो पहले मार्केट क्या करेगी, प्रेफर करेगी अपने आप को ऊपर ले जाना, फिर दोबारा घूम के नीचे आती है, देन फिर जो मूव होता है वो रियल आता है। तो जो मोमेंटम वाला मूव होता है, एक ट्रेंडिंग मूव होता है, वो तभी आता है जब दोनों साइड के एरिया को मार्केट डिलीट कर देती है। इससे पहले कोई भी घुसने वाला गधा घोषित हो जाएगा। अब आपको देख लो क्या होना है, गधा घोषित होना है या फिर पेशेंस का खेल खेलना। ये सारा पेशेंस का खेल है। इसका आंसर मेरे रेड ट्रैप में छुपा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं करना। रेड ट्रैप है सबसे बेस्ट, वो इन्हीं सब कंडीशन से बाहर निकल के अपना रियल मूव देता है। उसका काम ही यही है, उसका काम ही यही है। समझ आया सबको? मैं नहीं घुस रहा रेड ट्रैप मतलब देखो, जैसे ये भी एक रेड ट्रैप ही, एक तरह से ये भी एक रेड ट्रैप ही है। अगर आप देखोगे वो रेड ट्रैप इसी तरीके से काम करता है। कैसे? जैसे मतलब जैसे डब्ल्यू बन गया ना मार्केट में, तो यहाँ पर डब्ल्यू में क्या होता है, ये डब्ल्यू में जो दो है ये एक तरह से वो रिजेक्शन ही होती है, एक तरह से मान के चलो। फिर मार्केट यहाँ पर अपने आप को ऐसे ऐसे करती है, तो वो रिजेक्शंस वगैरह कहती है। तो जिस साइड में पहले वो मूव देती है वो दोबारा लौट के जरूर जाती है। तो इस साइड मूव देती है, यहीं पर रिवर्सल पकड़ते हैं एंड देन मूव लाइक दिस। यही हमेशा होता है। ठीक है, समझ आया सबको? चलो ये तो यार मैं कहीं और लेके चला गया, तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं है, पहली बात तो बताऊँ। कॉन्सेप्ट में जो मैं आपको बताता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर नेचर जो है विक्स का वो समझो कि जिस साइड ज्यादा विक्स होती है पहले मार्केट उस साइड जाने का प्रेफर करती है, लेकिन वहां तक बात खत्म नहीं होती। सप्लाई डिमांड यूज करोगे तो आपको उतना ही मूव दिखेगा वहां पर जितनी विक्स होती है। उसके बाद जो नया मूव आता है वो उसका रिवर्सल होता है। ठीक है, उसके बाद नया मूव जो होता है उसका रिवर्सल होता है। ये है कैंडल रूट्स का कॉन्सेप्ट। जिनकी जिस साइड में ज्यादा जड़ें होती हैं मार्केट का रिवर्सल उसके ऑपोजिट आता है, और फिर दोबारा घूम के वापस वहीं आती है। और पोजीशन बेसिकली सेकंड मूव के लिए होती है। पहले वो एक साइड का हिस्सा खत्म करे, फिर वो दूसरे साइड के हिस्से पे वापस लौट के आए, और वही मार्केट का एंट्री एरिया होता है। जैसे कि नीचे आ गया ना यहाँ पर, तो मार्केट का एंट्री एरिया ये होता है, या फिर यहाँ पर भी आ सकती है ऐसे करके, ये भी होता है। दोनों एंट्री एरियाज होते हैं मार्केट में। ठीक है, ऐसे जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में रीटेस्टिंग कहते हैं। तो जो भी इसमें घुसेगा ना वो पागल है, इससे दूर रहना बिल्कुल। जब तक स्ट्रक्चर समझ में ना आए तब तक घुसना ही नहीं, दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ये सबको समझ में आ गया ना? ये वाला भी समझ में आ गया, इनवर्स गैपिज्म और आफ्टर इफेक्ट्स भी समझ में आ गया किस तरीके से काम करते हैं। देखो इसी तरीके से आपको जो है हैंगिंग मैन भी काम करता हुआ दिखेगा। हैंगिंग मैन भी आपको काम करता हुआ इसी तरीके से दिखेगा, उसके साथ भी यही कंडीशन काम करती है। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाने वाला हूँ विक्स की दुनिया के आत्माओं के बारे में। डेट इज, अब मैं अगर आपको विक्स समझाऊं और मैं अगर प्यारी प्यारी डोजियों का नाम लूं फिर तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा भाई। तो मैं आपको CWP के अंदर डोजीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनको हम लोग टोनबो बोलते हैं। टोनबो यानी कि डोजी।
अब डोजी क्या होती है? डोजी बेसिकली हमारी हिंदी भाषा में आत्मा होती है। आत्मा, सोल। मतलब ये कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते, इनको हमेशा एक बॉडी चाहिए होती है, और वही बॉडी इनकी डायरेक्शन को बताती है कि ये कहाँ जाने वाली है। इनमें सबसे पॉपुलर जो होती है वो होती है आपके सामने ग्रे स्टोन डोजी। ठीक है, पहले समझे डोजी होती क्या है। डोजी वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम होती है। मार्केट में कभी भी एग्जैक्ट डोजी नहीं बनती है, बहुत कम टाइम होता है इसमें आपको डोजी देखने को मिलेगा। बेसिकली डोजी आपकी जो बनती है वो लगभग जहां पर मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है वहां बनती है। ठीक है, तो जो ग्रे स्टोन डोजी होती है वो बेसिकली सबसे पॉपुलर होती है, क्योंकि ग्रे स्टोन डोजी से मिलकर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बनते हैं। कैसी होती है ग्रे स्टोन डोजी? इस तरीके से होती है, ऐसे करके, इसको हम लोग ग्रे स्टोन डोजी बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से लंबी होती है, और यही ग्रे स्टोन डोजी हमें हेल्प करती है हमारा इवनिंग स्टार बनाने में। सबसे पहले ये समझो, इवनिंग स्टार में जो ये डोजी होती है बेसिकली इस तरीके से काम करती है, वो अपने आप को कन्वर्ट करती है एक बेरिश पैटर्न के अंदर। कैसे? जैसे मान के चलो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा एरिया है? रेजिस्टेंस एरिया। पहले समझो, रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, और फिर इस ग्रीन कैंडल के बाद एक लाइन और एक लाइन बनती है, और इसके बाद मार्केट में ये ग्रे स्टोन डोजी बनती है। इसके बनते ही अगर मार्केट इसके अंडर में एक ग्रीन कैंडल बना दे जो इसके लो को ब्रेक कर दे और इस ग्रीन कैंडल से भी छोटी रहे, पहले कंडीशन सुन लो क्या है, इसके लो को ब्रेक कर दे और इसके ग्रीन कैंडल के अंडर में रहे, तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाती है। ठीक है, इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाती है। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बड़ी होगी, रेड कैंडल बड़ी होगी ना ज्यादा, अगर ऐसे हो गई तो ये लुभावना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल शुरुआती टाइम में बनना पॉसिबल नहीं होता, और ये फेक मूव देती है, गुस्से वाला मूव जैसे हम लोग बोलते हैं। एकदम बड़ी सी कैंडल बन जाना सही नहीं होता। अगर मार्केट में हमें रियल ट्रेंड चाहिए तो टुकड़ों में कैंडल्स बननी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट टुकड़ों में बने, किसी ब्रेकआउट को तोड़ने के लिए वो अपनी बड़ी कैंडल बनाए, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट में नेक्स्ट मूव कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। देखो, अगर आपको किसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है ना, तो आपको फेयर वैल्यू गैप को फेल करवाना पड़ेगा। एफवीजी काम नहीं करना चाहिए, एफवीजी तक मार्केट पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर वहां पहुंच गई तो ट्रेंड लंबा नहीं बनने वाला, ये समझ लो। इसका भी एक कंडीशन होती है एफवीजी की, कि सेंट्रल कैंडल से मार्केट जितनी ऊपर से नीचे आती है उतनी नीचे आ गई, और अगर इसी रीजन से दोबारा नहीं चलेगी तो सप्लाई डबल हो जाती है, वो वहां तक आनी नहीं चाहिए, सेंट्रल कैंडल तक नहीं आनी चाहिए। तो इसी कंडीशन में समझो कि यहाँ होता क्या है, यहाँ पर हमें कैंडल चाहिए रेड वाली छोटी, और अब ये मार्केट में बूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार का पैटर्न देती है, इसको हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, देखो ये ग्लोबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एमएमसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ग्लोबल है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा रिडिफाइन कर रखा है कि मैं इसको ग्रे स्टोन के साथ यूज करता हूँ और रेड कैंडल को थोड़ा छोटा समझता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, परफेक्ट एरिया होता है एकदम। इसी की तरह जब मॉर्निंग स्टार की बात आती है, तो मॉर्निंग स्टार ऐसा होता है कि मॉर्निंग स्टार में अगर आपको एक और कैंडल मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरीके से कैंडल दिख जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ये भी दिख जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी नीचे से बुलिश प्रेशर दिखाती है, वैसे तो न्यूट्रल होती है ये, लेकिन फिर भी बुलिश प्रेशर दिखाती है। अगर आपको वहां ये भी दिख जाए, यानी कि अगर मार्केट सपोर्ट पर है, किस पर है? सपोर्ट पर है, और यहाँ पर अगर रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, और फिर अगर मार्केट में हमें ऐसी ही एक ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रे स्टोन डोजी, इसके बाद अगर मार्केट में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले, और वो इस ग्रीन कैंडल के इस डोजी के हाई को ब्रेक करके इस रेड कैंडल के अंडर में रहे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इवनिंग स्टार का पैटर्न, मतलब सॉरी मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ बन जाता है आपके सामने। बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एक्यूरेट मॉर्निंग स्टार पैटर्न एग्जिस्ट, जिसको मैंने नोटिस करा है कई बार ये, और ये सपोर्ट पर बनता है, मतलब सपोर्ट पर अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर ग्रे स्टोन बनेगा तो और भी ज्यादा पावरफुल होगा। अगर यहाँ ग्रे स्टोन बनेगा तो और भी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ग्रे स्टोन डोजी बेसिकली स्टार्स के अंदर बनती है, तो वो अगर बनेगा तो ज्यादा पावरफुल होगा। ड्रैगन फ्लाई भी बनेगा, वो भी होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा अगर ग्रे स्टोन बनेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एमएमसी का, जो मेरा अपना बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन ना हो जैसे यहाँ पर, अगर मार्केट सेंट्रल एरिया पे है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर मार्केट सेंट्रल एरिया पे है, यानी कि ना तो रेजिस्टेंस पे है ना सपोर्ट पर है, अब अगर मार्केट सेंट्रल एरिया पे है, अब यहाँ पर अगर तुम्हें इनमें से दो कोई भी मिल गई तो समझ जाओ, दूर हो जाओ, ये जो है ड्रैगन फ्लाई उड़ के चली जाएगी और ग्रे स्टोन डोजी तुम्हें धसा देगी। यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। यहाँ पर अगर दोनों में से कुछ भी बन गया तो काम नहीं करने की चांस बहुत कम है, काम करेगी वरना करती नहीं है, फेल करती है, थोड़ा सा मूव देकर रिवर्स कर जाती है। इस कंडीशन में अगर मार्केट मान के चलो ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, और ऊपर आते आते मार्केट ने हमारे सामने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी। क्या बना दी? पहले सुनो क्या बना दी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी। ज्यादातर कंडीशन में ड्रैगन फ्लाई डोजी रेड कलर की हो ज्यादा अच्छा है, ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर अगली कैंडल इसी को हाई को ब्रेक करके अपने आप को इस तरीके से दोबारा से ग्रीन कैंडल बना दे, तो इन तीनों कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक रेनिंग स्टार। और ये मेरा अपना बनाया हुआ एमएमसी का सीसीपी है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ये उतना ही मूव देगा जितना मार्केट सपोर्ट से इस कैंडल तक आई थी, उतना ही मूव ये यहां से लेके ऊपर तक दे देता है। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। अरे निफ्टी की खोली हुई है, भगाओ इसे यहाँ से। गोल्ड में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अप साइड का मूव चाहिए हमें,
हमें सेंट्रल एरिया चाहिए मार्केट का, वी नीड ए सेंट्रल एरिया। ओके, वेयर इज अ सेंट्रल एरिया? यहाँ पर आपको कभी कभी मोटी बॉडी भी देखने को मिल सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोटी बॉडी ना मिले, मोटी बॉडी भी देखने को मिल सकती है। ये देखो एक, ये देखो, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस रीजन है, ये मार्केट का एक सपोर्ट रीजन है, और मार्केट का एक सेंट्रल एरिया है। और सेंट्रल एरिया पे आपको देखने को मिल रही है एक ऐसी कैंडल। देखो ये रेड भी हो सकती है, मैंने क्या बोला, बॉडी छोटी होनी चाहिए, ज्यादा मोटी बॉडी नहीं होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, और वो जो है ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखनी चाहिए। देखो स्ट्रक्चर सेम है, ऊपर की साइड की लाइन, बस आपको स्ट्रक्चर समझना है, ऊपर की साइड की लाइन छोटी है, बॉडी इसकी मोटी है, नीचे की साइड लंबी है, लेकिन ये रेड होनी चाहिए। और रेड ये है, कितना मूव आया, हमें बस अपना रीजन पता करना है। यहां से लेके यहां तक जितना मार्केट ने हमें मूव दिया है, जैसे लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, उतना मूव हमें यहां से लेके यहां तक मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिले, दिस इज कॉल्ड ए रेनिंग स्टार। और आपको दिखाता हूँ, मेरे को आसानी से बनता नहीं है ना ये भी तो है, बने तो भी आपको दिखाऊं भी मैं। फिलहाल के तो हमें एक ही मिला है, और मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें दूसरा बताता हूँ, इतने लावा बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको लावा बता देता हूँ नेक्स्ट वाला। देखो इसी की तरह क्या होता है, जब मार्केट सेंट्रल एरिया पे ही हो, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर रही हो, ठीक है, अगर मार्केट सेंट्रल एरिया पे है लेकिन मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे गिरती जा रही है, ठीक है, और नीचे गिरती जा रही है, और फिर यहाँ पर एकदम से मार्केट में एक ग्रीन कलर की ग्रे स्टोन डोजी बन जाए, ठीक है, यहाँ पर अगेन फिर यहाँ रेड कैंडल बन जाए इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपको उतना ही मूव देखने को मिलेगा जितना मार्केट ने इस ग्रे स्टोन तक दिया था, उतना ही मूव फिर आपको यहाँ से देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड रेनिंग। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल एरिया पे होनी चाहिए, और कहीं भी होगा तो समझ आया सबको? इसको हम बोलते हैं लावा। ये रेनिंग स्टार नहीं है, इसको हम लोग लावा बोलते हैं, हमने लावा बोल रखा है क्योंकि रेनिंग स्टार ग्रीन कलर का होता है, और लावा बेसिकली आपका जो होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए मैंने लावा बोल रखा है। एक मिनट रुको, मुझे सेल चेंज करने तो, मेरे को तंग कर रहे हैं ये।